का अभिवादन और स्वागत बंदन और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अभी आपके बीच में परम आदरणीय महंत बालक दास जी बोल रहे थे, लेकिन अब कुछ आवश्यक काम है, उसके होने के बाद हमारे अतिथि आपके समक्ष होंगे। मैं परम आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान को मंच पर बुलाने से पहले चाहूंगा कि परिवार के मुखिया जिन्होंने धार्मिक आयोजन किया है वो अंग पर फुटे करके इनको सम्मानित करेंगे। कहाँ है, उनको बुलाया जाए। और आप सुग्रीव चौहान जी आएंगे और डॉक्टर संजय सिंह चौहान को अंग पर फुटे करके घुमाइए, जो है सम्मानित करेंगे। और उसके बाद डॉक्टर संजय सिंह चौहान जो है हमारे अद्वितीय योद्धा हिंदू के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रतिमा पर जो है पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए आपको परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई जी अंग बस दे करके सम्मानित कर रहे हैं। और अभी आप देखेंगे सम्मान की कड़ी जो है वो बहुत लंबी है। एक और महंत बालक दास जी का भी साथ में स्वागत है। जोरदार तालियां चलेंगी, जोरदार तालियां। जिंदाबाद। अब मैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद। अब मैं आमंत्रित करूँ सर, क्या नाम लड़के क्या नाम सर, एक मिनट लड़के क्या नाम है? गुलाब सिंह चौहान को मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा शिव प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज जनपद अमेठी से इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। जोरदार ताली इस बच्चे के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं गुलाब जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। गुलाब जी कहाँ है? मंच पर आना है गुलाब जी। आगे ना खड़ा हो नहीं ठीक है, पहले वहां कराइए, आप वहां कराइए। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि आप जो है पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर जो है पुष्प अर्पित करें, साथ में मैथिली साहब। हमारे बीच में परम आदरणीय घनश्याम कश्यप जी की गरिमा में उपस्थिति है। मैं चाहूंगा घनश्याम कश्यप जी के लिए जोरदार तालियां बजेंगी। और आप आएंगे जो है डॉक्टर संजय सिंह चौहान के साथ में जो है पृथ्वीराज चौहान के माल्यार्पण के राकेश जी को बनाइए और भेजा करवाइए। घनश्याम कश्यप जी जा रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए। और आप लोग 5-7 मिनट का समय और दीजिए, कार्यक्रम को जल्दी समेटेंगे और समाप्त करेंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर पुष्पार्पण हो रहा है परम आदरणीय डॉक्टर संजय चौहान जी के द्वारा, महंत JR बालक के द्वारा, महंत साहब के द्वारा, जिला अध्यक्ष अमेठी के द्वारा और हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भिन्न सहयोगी और गुरु गांव के प्रधान परम आदरणीय घनश्याम कश्यप के कार्यक्रमों द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पुष्प से स्वागत किया गया। मैं एक बार पुनः मंच को चाहूंगा आपको घनश्याम कश्यप जी को मंच पर आएंगे, घनश्याम कश्यप जी अपना सम्मान कर लेंगे और घनश्याम कश्यप जी के लिए जोरदार तालियां बजेंगी, जोरदार तालियां घनश्याम कश्यप के लिए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे अतिथि जी आए और अपनी बात को रखें। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो जय जगन्नाथ भगवान की जय। धन्यवाद। साथियों, अमेठी जिले की इस गौरीगंज विधानसभा में पूरे आश्रय तिवारी गांव में
पूरे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मंच पर हमारे साथ बैठे हैं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत बालक दास जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश निषाद जी, प्रदेश सचिव मंगल सिंह चौहान जी, संचालन कर रहे उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव सत्य कुमार चौहान जी, हमारे अमेठी के जिला अध्यक्ष श्री राम सुमेर चौहान जी, सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष विनोद चौहान जी, दिनेश चौहान जी जिला महासचिव, राजेश चौहान जी जिला उपाध्यक्ष सुल्तानपुर, राजेश चौहान जी जिला कोषाध्यक्ष अमेठी, कालीबख्श चौहान जी ब्लॉक अध्यक्ष गौरीगंज, अरुण चौहान जी ग्राम अध्यक्ष कंडेर गांव, रामचरण चौहान जी ग्राम अध्यक्ष पूरे कंधई, रामकेवल चौहान जी ग्राम अध्यक्ष कुरारी हरिशाह, रामकरण चौहान जी ग्राम अध्यक्ष खलवा का पूर्वा, राम मिलन चौहान जी ब्लॉक सचिव गौरीगंज, दुर्गेश चौहान जी ब्लॉक उपाध्यक्ष मुसाफिर खाना, रोहित चौहान जी बूथ अध्यक्ष नुआवा, भीमसेन चौहान जी विधानसभा उपाध्यक्ष गौरीगंज, धर्मराज चौहान जी धनपतगंज पदाधिकारी सदस्य, दिलीप चौहान जी सरायखेमा, रामकरण चौहान जी कंधई पूर्वा, श्री नरसिंह चौहान जी पदभार, बजरंगी चौहान जी एडवोकेट, नरसिंह चौहान जी पत्रकार, और आज जिनके यहाँ ये जिस स्थल पर कार्यक्रम हो रहा है, श्री राम खिलावन चौहान जी, सुग्रीव चौहान जी, बलराम चौहान जी, राम मिलन चौहान जी, अमित कुमार चौहान जी, शोभनाथ चौहान जी, गुलाब चौहान जी, और सामने बैठे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं एवं बहनें, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जनवाद, जय पृथ्वीराज चौहान। साथियों, आप सब मेरे समाज की, पिछड़े समाज की माताएं बहनें, बच्चे बुजुर्ग सब लोग बैठे हो, और आज यहाँ पर जनवादी पार्टी के इस विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन भी साथ साथ हो रहा है और एक धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित है। साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है, और राजनीति का जो अपना धर्म है, इस लोकतंत्र में आज जिस तरह से राजनीति का स्वरूप बन गया है, जिस तरह से राजनीतिक सत्ता पर बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, वो स्थिति ये है कि चावल आप इकट्ठा करिए, दाल आप इकट्ठा करिए, जलावन आप इकट्ठा करिए और भोजन बना के आप लोग रख दीजिए। परोसने वाले यादव जी हो जाएंगे, पंडित जी हो जाएंगे, बाबू साहब हो जाएंगे, तो पहचान करके पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे कि आपके बच्चों को खिलाएंगे। साथियों, आप सोचो कि भोजन पहचान करके खिलाया जा सकता है, तो जो लखनऊ और दिल्ली में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन करके बैठेंगे, वो पहचान करके अपने लोगों को शिक्षा और नौकरी नहीं देंगे। और अगर नहीं दिए होते तो जहां मैं बैठा हूं वहां का जो थाना है, उस थाने में चले जाइए, आपके बड़े सिपाही दरोगा दिखाई देंगे। लेकिन जिनकी सरकार रही, मुलायम सिंह यादव के लोग, अखिलेश यादव के लोग,
जब मुख्यमंत्री बने तो अपने लोगों को भर भर झोरा नौकरी बांटा है। तो थाने में यादव बिरादरी के लोग ज्यादा से ज्यादा दिख जाएंगे कि नहीं दिख जाएंगे? पुलिस और दरोगा दिख जाएंगे। दलित बिरादरी के लोग मिल जाएंगे, योगी जी के बिरादरी के लोग मिल जाएंगे, पंडित जी लोग मिल जाएंगे, लेकिन चौहान समाज, लोहार समाज, कुहार, नाई, बिंद, मलाक, कश्यप समाज का व्यक्ति जल्दी कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनके लोग लखनऊ और दिल्ली में अपने मजबूत नेता को नहीं बैठाया। और जब तक आप अपना मजबूत नेता लखनऊ और दिल्ली में नहीं बैठाएंगे तब तक आपके बच्चों की शिक्षा और नौकरी सुरक्षित नहीं होगी। इसीलिए हमने जनवादी पार्टी का निर्माण किया और अपने लोगों से बीच में जाकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मुझे कहने में थोड़ी सी हिचक नहीं है कि हमारे लोग भी, पिछड़े समाज के लोग भी ज्यादा से ज्यादा वोट भाजपा को देने का काम किए हैं कि नहीं किए हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ क्या किया है? आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना एक एक वोट दिया है, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि मोदी की सदन में अगर हमारे समाज का व्यक्ति कोई बैठा ही नहीं होगा तो मेरे समाज पर हो रही जुल्म और जाति और अत्याचार की बात मोदी कौन करेगा? आज इस देश की संसद में एक भी आपके समाज का बेटा भी सांसद नहीं है, तो मोदी जी से हिसाब आपके समाज पर हो रही जुल्म और जाति और अत्याचार का कौन लेगा? साथियों, मैं आया हुआ इसी अमेठी जिले में सामर थाना था, रामा गांव में। अभी घटना बहुत दिन ज्यादा की नहीं है। 11 साल के विवेक चौहान की हत्या करके और उसकी लाश को छप्पर के जो बगल में टाटी लगाई जाती है उस टाटी में दिया गया था और बच्चे की आधी शरीर जमीन लगी हुई। और उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ का थाना अध्यक्ष ये बात कहता रह गया कि इस लड़के ने आत्महत्या की। अब आप बताओ कि 11 साल के बच्चे के ऊपर कौन सा भार पड़ गया कि उसकी आत्महत्या, वो आत्महत्या करेगा? ये 11 साल के बच्चे का कौन सा नुकसान हो गया और कौन सा फायदा हो गया? आप कल्पना कर सकते हैं 11 साल का बच्चा कभी आत्महत्या करेगा? उसकी खेलने कूदने और खाने की उम्र है, उसे किस बात की टेंशन? और हम सब लोग आए, जब दबाव बना तो इंस्पेक्टर ने कहा कि नहीं, हम अपराधी को पकड़ेंगे, और हम अपराधी को पकड़ लिए। पोस्टमार्टम करा करके लाश का दाह संस्कार करिए, आगे की कार्रवाई हम करेंगे। और साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज तक कोई कार्रवाई हुई? पूरा गांव जानता है कि उस बच्चे की हत्या करने वाला कौन है, और हत्या करने वाले वे लोग हैं जिनके लोग उत्तर प्रदेश की आज सरकार में बैठे हुए। आपका कोई बेटा सरकार में नहीं है कि योगी के गिरबान में हाथ डाल करके पूछे कि योगी जी बताओ 11 साल का लड़का किस मामले को लेकर के सुसाइड करे? बताओ कि आत्महत्या वो लड़का जिस तरह से किया है, आप आत्महत्या कह रहे हो, तो क्या छान की छज्जा में कोई लड़का आत्महत्या कर सकता है? और अपराधी को पकड़ करके दूसरे दिन उसको थाने से छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो एक भाजपा के बड़े नेता का रिश्तेदार था, और थाना अध्यक्ष और एसपी को फोन आता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। और जनवादी पार्टी के लोग और परिवार के लोगों को यह कहकर के भरमाया जाता है कि अपराधी का नार्को टेस्ट कराएंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। क्या नार्को टेस्ट हुआ? और इसी अमेठी जिले में, सुल्तानपुर जिले में वो एक अकेली घटना नहीं है।
शुकुल बाजार थाने में भी दो नौजवानों को इसी तरह से हत्या की गई। एक में भी सामाजिक न्याय नहीं मिला, और ये इसलिए नहीं मिला कि लोग जानते हैं कि ये चौहान समाज का बेटा है, मारो इसके पीछे कौन, इसका कौन सा मजबूत नेता है, इसका कौन लखनऊ और दिल्ली में नेता बैठा हुआ है जो योगी जी से और मोदी जी से इसकी हत्या का हिसाब लेगा। और ये इतना ललुआ समाज कि इसके नौजवानों की हत्या हो भी जाएगी तब भी ये कहाँ जाएगा, इसकी कौन सी पार्टी है, इसका कौन सा नेता है, चक मार करके वोट फिर भाजपा भारतीय जनता पार्टी को देगा। तो मैं आप सबसे दोबारा जानना चाहता हूं कि जिस भाजपा में आपके नौजवानों की हत्या हो रही है और FIR भी ढंग से नहीं लिखा जा रहा है, हत्या के मामले में भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, और आज अगर कुछ थोड़ा बहुत न्याय बचा है, आपको संरक्षण मिल रहा है, तो आपकी पार्टी और आपका नेता और आपका झंडा खड़ा होकर के आपकी रखवाली कर रहा है। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर साहब संघर्ष करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि आने वाले इस विधानसभा के चुनाव में आप सभी लोग अपने पार्टी के साथ खड़े रहेंगे कि किसी अन्य पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? अपने पार्टी के साथ, जनवादी पार्टी। और अगर आप सब लोग जनवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए तो मैं आपको भरोसा और भी विश्वास दिलाता हूं साथियों कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनेगी 2027 में जनवादी पार्टी भी सरकार में रहेगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं आपसे कहना चाहूं, मेरी बहुत सारी माताएं बहनें इधर बैठी हुई हैं, उधर दूर खड़ी हैं, अगर मेरी बात सुन रही हैं तो मैं माताओं बहनों से भी कहूंगा थोड़ा और करीब आ जाओ मेरी बहनों, 2 मिनट की बात आप सब लोगों से भी करनी है। ये मेरी जो बहनें बैठी हैं, जरा आप भी खड़े होकर के यहाँ करीब आ जाइए। आइए आप सब लोग आ जाइए इधर, वो दूर जो लोग बैठे हैं खड़े हैं वो लोग भी इधर करीब आ जाए, बहुत दूर लोग खड़े हैं, आप लोग भी बैठे हैं खड़े होकर के थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप लोग भी इधर आ जाइए, आगे भैया, आगे आ जाइए इधर आप सब लोग, आप लोग उधर भी खड़े हैं जो करीब आ जाइए, हमारी माताएं बहनें इधर आ जाए, इधर आ जाए, करीब आ जाए। बहुत देर से आपने इंतजार किया है, हम गोरखपुर से इसलिए आने में लेट हो गया, इसलिए आपके कार्यक्रम में हम लेट पहुंचे। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, मेरे नौजवान भी हैं, मेरी माताएं बहनें भी हैं, मेरे बच्चे और बुजुर्ग भी हैं, आप लोग बताओ कि उस उत्तर प्रदेश में आपकी गिनती कहीं है? कोई आपको गिनता है? कोई नहीं गिनता। क्यों नहीं गिनता है? क्योंकि स्थिति ये है कि भाजपा की अपनी लाइन लगी है तो बहुत सारे हमारे समाज के लोग उनकी लाइन में खड़े, अखिलेश यादव जी की अपनी लाइन लगी है तो बहुत सारे चौहान लोग उनकी लाइन में भी खड़े हैं, मायावती जी की अपनी लाइन लगी है तो बहुत सारे चौहान लोग उनकी लाइन में भी खड़े हैं। तो हम जिनकी लाइन में खड़े हो जाएंगे, गिनती उनकी होगी, राजनीति उनकी खड़ी होगी, पहचान उनकी बनेगी कि मेरे समाज की बनेगी। और जिस दिन जब तक आप लोग अपनी अलग लाइन नहीं लगाएंगे तब तक आप लोगों की गिनती होगी, और जब तक आपकी गिनती नहीं होगी तब तक इन बच्चों की शिक्षा और नौकरी, हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कैसे हो? तो आज मैं आप सब लोगों से कहने आया कि ऐ मेरे समाज की माताएं बहनें, ऐ मेरे समाज के नौजवानों, ऐ मेरे समाज के बुजुर्गों, अब जनवादी पार्टी ने आपकी लाइन खींच ली है, और जिस दिन आप अपनी लाइन में खड़े हो जाएंगे आपकी गिनती भी हो जाएगी, आपकी राजनीतिक पहचान भी खड़ी हो जाएगी और आपकी राजनीति भी खड़ी हो जाएगी। और जब ये चीजें खड़ी हो जाएंगी तो सत्ता में आपको भी आने से कोई रोक नहीं पाएगा।
और जब आप अपनी अलग लाइन लगाएंगे तो एक चीज और होगा कि जिनकी लाइन में हम लोग पहले से खड़े थे उनकी लाइन भी छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। बताओ मेरे साथियों कि यही वो विधानसभा है गौरीगंज। अगर इसमें मेरा समाज के लोग भाजपा को वोट न करे तो भाजपा चुनाव जीत पाएगी? भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। और जिस दिन पूरे उत्तर प्रदेश का मेरा समाज अपनी कतार में खड़ा हो जाएगा तो भाजपा की लाइन इतनी छोटी हो जाएगी कि 2027 में आपकी लाइन को बिना मिलाए उनकी सरकार बनने वाली नहीं होगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा साथी कि अगर इस गौरीगंज विधानसभा से जनवादी पार्टी अगर अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारती है तो आप लोग अपनी पार्टी को वोट देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और साथियों, इस बात पर मत जाना चुनाव कौन हारा कौन जीता इससे मेरे समाज के ऊपर कोई फर्क पड़ा। समाजवादी पार्टी की सरकार, भाजपा की सरकार आ गई तो क्या मेरे समाज पर जुल्म और जाति कम हो गई? और ज्यादा बढ़ गई है। हिंदुत्व के नाम पर ये हमारा वोट लिए तो क्या है विवेक चौहान हिंदू नहीं थे? और 5-6 नौजवानों की जो हत्या हुई वो हिंदू नहीं थे? अभी विवेक चौहान के बाद भी मैं एक गांव में आया था अध्यक्ष जी, जो पेड़ में लटका कन्हईपुरवा में वो लड़का शहर से आया हुआ था और दूसरे दिन उसकी लाश पेड़ पे लटकती थी। अजय देवगन का सुकुल बाजार में, अजय देवगन का सुकुल बाजार, हाँ उसको और सुकुल बाजार में भी 2-2 लड़कों की ऐसे हत्याएं दोनों भाइयों। तो क्या भाजपा की सरकार में इस समाज के नौजवानों की हत्या होना बंद हो गया? लेकिन एक गारंटी देता हूं, ये चीजें इसलिए हो रही क्योंकि सब लोग जानता है, पुलिस जानती है, प्रशासन जानता है, सारे लोग जानते हैं ये चौहान है, इनको मारो 2 थपड़ा, इनके पीछे कोई नेता और इनका कोई अगुआ नहीं है। इनको अगर हम मार भी देंगे, हत्या भी कर देंगे तो इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। दिल्ली और लखनऊ में मुख्यमंत्री से लड़ने वाला कोई नहीं है। देश की सदन में कोई आवाज उठाने वाला, ये भाजपा की सरकार हम लोगों की वोट की बदौलत सरकार में है योगी जी। अगर योगी जी को हमारी बिरादरी वोट नहीं करती तो योगी जी 150 सीटें हार जाते, और 150 सीटें हार जाते तो योगी जी लखनऊ में बैठ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी चलाते कि गोरखपुर के मठ में जाकर के महंतई करते। मेरी बिरादरी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब मेरे बिरादरी के नौजवानों की हत्या और जुर्म होती है तो यह सरकार हत्यारों के साथ खड़ी होकर के हमारे लोगों को न्याय नहीं देती। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मेरी बिरादरी का सबसे बड़ा हाथ, एक वोट हमारे लोगों ने दिया और ये सारे लोग समझ गए हैं एक भी टिकट ये नहीं देते, न लोकसभा में देते हैं न विधानसभा में हमारे समाज को देते, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि चौहान को देने की क्या जरूरत है, तो बिना दिए भी हमको वोट देने के लिए, तो इनका भ्रम तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? तो इनका भ्रम कैसे टूटेगा? जब इसी गौरीगंज में जनवादी पार्टी से उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और आप लोग अपना एक वोट जनवादी पार्टी को दे देंगे तो भाजपा का भी भ्रम टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? और 2027 में जनवादी पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ करके अपने वोट को इतना मुकम्मल, अपनी कतार को इतनी बड़ी बनाएगी कि 2029 में जब उत्तर प्रदेश 4 भागों में बटेगा और पूर्वांचल राज्य और मध्यांचल से लेकर के अवध प्रांत से लेकर के मथुरा तक 4 राज्य उत्तर प्रदेश में बनेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं साथियों कि जब राज्य छोटे छोटे हो जाएंगे तो मेरे समाज की आबादी इतने ज्यादा होगी कि इसी उत्तर प्रदेश जब 4 भाग में बटेगा तो 2-2 राज्यों का मुख्यमंत्री चौहान का बेटा 2029 में बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा कहते हुए साथियों, मैं इन्हीं
इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और आप सब लोगों का मैं आभार प्रकट करूंगा कि आप सब लोगों ने, बहुत सारे यहाँ के नौजवान, कल 55 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर आजमगढ़ में जनवादी शंखनाद महारैली थी, वहां पर चलकर के कार्यक्रम को सफल बनाया। और आज मैं आपके बीच में हूं, यहाँ हजारों लोग इकट्ठा होकर के इस गौरीगंज विधानसभा में जनवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए और सपोर्ट देने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। तो आपका यह संकल्प इतना मजबूत है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अमेठी से भी चौहान समाज का बेटा विधायक बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और साथियों, एक चीज और भी कहूं, आप सब लोग बताइए कि ईवीएम में जब वोट डालने जाते हैं तो ईवीएम घूस लेती है? ईवीएम को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती ना। लोग अफवाह उड़ाते हैं, अरे जनवादी वाले उम्मीदवार के पास तो पैसे नहीं है, का चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिस उम्मीदवार को समाज मिलकर के लड़ाना शुरू कर देगा, उससे मजबूत कोई उम्मीदवार भी होगा क्या? और साथियों, आप सभी लोग एक एक वोट और एक एक नोट देकर के 2027 में अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने का काम करिएगा। चुनाव जीते चाहे हारे, लेकिन अपनी पहचान को इतनी मजबूत बनाइएगा कि 2029 में आपके बेटे को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाए, ये व्यवस्था पैदा करिएगा। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई है साथियों कि मेरे समाज का ये गुलाब सिंह चौहान नाम का बच्चा उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट की परीक्षा का जो रिजल्ट आया है, उसमें 8वां स्थान इस बच्चे ने लाया। और ये मेरे समाज के लिए और इसके माँ बाप और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। और साथियों, आज यह बच्चा उत्तर प्रदेश में 8वां स्थान लाया है, तो मैं इसके परिवार के लोगों से कहूंगा, इनके माता पिता से कहूंगा कि इस बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था बनाने का काम करिएगा। और कहीं व्यवस्था में आप कमजोर पड़िएगा तो डॉक्टर संजय चौहान को याद करिएगा, इस बच्चे की सारी पढ़ने की व्यवस्था जनवादी पार्टी बनाएगी। मैं जानता हूँ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जहाँ लाखों लड़कों ने परीक्षा दिया, उसमें 8वां स्थान इस बच्चे का आया है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर बच्चा इसी तरह से मेहनत करता रहा तो यह निश्चित रूप से एसपी और कलेक्टर बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, या आईएएस का एग्जाम क्रैक करेगा। और मैं इस बच्चे से भी कहूंगा कि बेटा, जिसका जितना बड़ा लक्ष्य होता है उसी के अनुरूप उसके बुद्धि का विकास होता है। अपने लक्ष्य को बड़ा बनाओ, आईएएस बनने का लक्ष्य तय करो, यूपीएससी क्रैक करने का लक्ष्य करो, तो निश्चित बनोगे। क्योंकि कुछ बच्चों में पैदाइशी गुण होता है और वह गुण या बच्चे में 8वां रैंक ला करके साबित किया है। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं ऐसे बच्चे को अब मैं चाहूंगा कि बच्चे का सम्मान करने के लिए सबसे पहले हमारी पार्टी के प्रदेश सचिव मंगल सिंह चौहान बच्चे को डायरी देकर के सम्मानित करेंगे। सबसे पहले आए और जो है उसको डायरी देकर के सम्मानित करेंगे। दूसरे क्रम में मैं चाहूंगा अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश देसाई से कि आप बच्चे को जो है गोल्ड मेडल पहना करके जो है उसको सम्मानित करेंगे। मैं सीधा दिया गया है सामने जी, सामने और मैं अब चाहूंगा हमारी पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय महान जे.आर. बालक चौहान जी जो है बच्चे को स्वर्ण पदक देकर के सम्मानित करेंगे और कुछ भी पहनाएंगे। और वो जोरदार तालियां बनेगी। इसमें हमारा भी नंबर है साथियों। बड़ी मजबूरी होती है कि मैं इस संचालक की भूमिका में रहता हूँ। हमको जो है आपको सरस्वती माँ का वो प्रतीक देना है, लेखनी। तो मैं चाहूंगा कि मैं भी इनका सम्मान करूँ।
बहुत अच्छी बात। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और वो समय आ गया है, मैं चाहूंगा पूरे प्रदेश के चौहानों के मसीहा और उनके मालिक परम आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी पदक दे करके इस बच्चे को सम्मानित करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि यह बच्चा भविष्य में ऊंचाइयों पर जाएगा और प्रदेश और देश का नाम करेगा। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। डॉक्टर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, एक बात मैं आप सब लोगों से और कहूंगा, गरीबी दूर करने का सबसे साधन क्या है? शिक्षा। शिक्षा सबसे कम इन्वेस्टमेंट में बड़े फायदे का बिजनेस है। कम पैसे लगाओ और बड़ा आदमी बन जाओ। ये सिर्फ और ये सिर्फ शिक्षा दे सकती है। इसलिए मैं अब मेरी जहाँ सारी माताएं बहनें हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा साथियों कि आधी रोटी खा लो लेकिन बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। और जिस दिन अपने बच्चे को पढ़ा करके आप होनहार बना देंगे तो निश्चित तौर पर वह बच्चा अपने भविष्य का निर्माण खुद कर लेगा। आप फावड़ा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, लेकिन एक लक्ष्य बना करके रखो कि मैं अपने बेटे को कलम चलाने वाला बनाऊंगा और मैं अपने बेटे को पढ़ा करके इस लायक बनाऊंगा कि वह किसी ऑफिस में बैठ करके, किसी कंपनी में बैठ करके समाज और देश की सेवा चलाए और कलम चलाए। तो मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप सारे लोग संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? माताएं बहनें, बच्चे और बच्चियां दोनों एक समान है। एक बेटा पढ़ेगा तो एक परिवार बनेगा, लेकिन एक बच्ची पढ़ेगी तो पूरा समाज बनेगा। दो घर आबाद होता है। इसलिए बहनें, बेटियों को भी पढ़ाने के लिए आगे आओ और जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, बेटियों को भी पढ़ाओ। और मैं गारंटी देता हूं कि बेटे को पढ़ाने में तुमने 100 रुपया लगाया है, अगर बेटी को पढ़ाने में 50 रुपया भी लगा देंगी तो बेटे से पहले बेटी नौकरी पाएगी। ये पूरा जमाना देख रहा है और पूरा समाज देख रहा है। ऐसी स्थिति बच्चियों ने इस देश में पैदा की। कम इन्वेस्टमेंट में, कम खर्च में सबसे ज्यादा सफलता बेटियों ने पाई। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि राजनीति को भी मजबूत करना है और शिक्षा में भी अपने समाज को आगे बढ़ना है। तो पढ़ाइए भी, पढ़िए भी और सत्ता के लिए लड़िए भी। इस मंत्र के साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए, आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बारी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जवान। अब मैं चाहूंगा जनवादी पार्टी के जिला विधिक सलाहकार अमेठी बजरंगी चौहान जी कुछ नगद पुरस्कार बच्चे को देना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। और बजरंगी जी सामने हमें, बजरंगी जी के लिए जोरदार तालियां बजेगी। बहुत अच्छी बात। 500 रुपये बोलो। पारस चौहान जी जो समाज के बहुत दृष्टा और अध्यापक हैं गुजरात में, मैं चाहूंगा वो भी आर्थिक सहयोग बच्चे को देना चाहते हैं और बच्चे को आर्थिक सहयोग प्रदान करें। बहुत अच्छी बात। मैं अपनी जिला कमेटी से भी ये निवेदन करता हूं कि आगे आने वाले समय में अगर इस बच्चे के पढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो जिला कमेटी अमेठी जो है उसकी जिम्मेदारी देखेगी। ये परिवार वालों से मैं कहना चाहता हूँ। इन चंद शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, साधुवाद। सुल्तानपुर की टीम पूरे अमेठी सुल्तानपुर में कोई बच्चे की जरूरत होगी, किसी भी ठीक किसी बच्चे को अगर पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही और बच्चा पढ़ना चाहता है तो निश्चित रूप से यह बात हम लोगों तक आनी चाहिए। अगर उसके पढ़ाई लिखाई में कहीं धन आड़े आ रहा है
और आपकी पार्टी अब धीरे धीरे इतनी मजबूत हो गई गुलाब पिताजी है कि अपने बच्चों की छोटी मोटी समस्याएं को देख लिया करेंगे। गुलाब के पिताजी मंच पर आए, ये बच्चे के पिताजी हैं, आ गए, आइए मत तुम दोनों काम कर रहे हो उसको तो हाँ उसको दे दो भैया। यार भाई करा गए। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे इनके पिताजी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत होनहार बच्चा है आपका, पढ़ाइए मन। बहुत धन्यवाद, इधर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका कार्यक्रम। मैं अपने अभिभावक से चाहूंगा आपका जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद विजय पाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एस निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चौहान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सिराज चौहान अमर रहे, भगवान जी की भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चौहान समाज के साथी हैं, वो भंडार गृह में पहुंचने की कृपा करें, इसलिए कि लगभग 5:30